एपिलेप्सी एक ऐसी कंडीशन जो दुनिया भर में लगभग 100 में से एक व्यक्ति को अफेक्ट करती है। एपिलेप्सी, जिसे डॉक्टर्स बार बार होने वाले अनप्रोवोक्ड सीजर्स की कंडीशन यानी एपिलेप्टिक सीजर्स कहते हैं, ये एक ब्रेन डिसऑर्डर है जिसमें नर्व सेल्स के क्लस्टर्स कभी कभी एब्नॉर्मली सिग्नल करते हैं, जिससे सीजर होता है। सिर्फ एक सीजर होने का मतलब एपिलेप्सी नहीं है। डायग्नोसिस के लिए आमतौर पर रिकरिंग अनप्रोवोक्ड एपिसोड्स का एक पैटर्न चाहिए होता है। ये हर एज के लोगों को अफेक्ट करती है और ये अटेंशन में छोटे लैप्सेस से लेकर फुल कन्वल्शंस तक हो सकती है। इस वीडियो में एपिलेप्सी के टॉप एविडेंस रैंक्ड कॉजेज और ट्रीटमेंट्स, रोज की हैबिट्स और सप्लीमेंट्स कैसे मदद करती हैं और असली अनुभव क्या बताते हैं, क्या काम आया क्या नहीं, तो आखिर तक जरूर देखिए। एपिलेप्सी हर व्यक्ति में बहुत अलग दिख सकती है। यहाँ 4 सबसे कॉमन साइंस दिए गए हैं। स्टेरिंग स्पेल्स, अवेयरनेस में छोटे लैप्सेस जो सिंपल डे ड्रीमिंग जैसे लग सकते हैं। मिर्गी का दौरा, शरीर का बिना काबू के अकड़ना और झटके आना। टेम्पोरेरी कंफ्यूजन, सीजर के दौरान या तुरंत बाद का एक डेज्ड पीरियड। स्टिफनिंग, बाहों या टांगों में अचानक रिजिडिटी। सारे सीजर्स एक जैसे नहीं होते। डॉक्टर्स इन्हें अलग अलग पैटर्न्स में क्लासिफाई करते हैं। फोकल सीजर्स ब्रेन के एक एरिया से शुरू होते हैं और आगे फैल भी सकते हैं या नहीं भी। जनरलाइज्ड सीजर्स शुरुआत से ही ब्रेन के दोनों साइड्स के नेटवर्क्स को इन्वॉल्व करते हैं। एब्सेंस सीजर्स अवेयरनेस में छोटे लैप्सेस कॉज करते हैं और बच्चों में खासतौर पर कॉमन है। टॉनिक क्लॉनिक सीजर्स में पहले स्टिफनिंग होती है और फिर रिदमिक जर्किंग। एपिलेप्सी यानी मिर्गी में क्या क्या चीजें योगदान देती हैं, यह समझना एक तरह की शांत स्पष्टता ला सकता है और रिसर्चर्स ने इसके पीछे के पैटर्न्स को समझने में सालों लगाए हैं। तो चलिए देखते हैं कि कई गहन साइंटिफिक स्टडीज से मिले एविडेंस में आम सहमति किस बात पर है। जेनेटिक प्रवृत्ति यानी वंशानुगत कारण साफ तौर पर उभर कर सामने आता है, जिसमें 1120 साइंटिफिक स्टडीज में 98% सहमति है और यह काम 323 पब्लिक आर्टिकल्स में भी दिखता है। ब्रेन में लगी चोट यानी एक्वायर्ड इंजरी को 100 साइंटिफिक स्टडीज में पूरी यानी 100% सहमति मिलती है और इस विषय को 103 पब्लिक आर्टिकल्स में खोजा गया है। स्ट्रोक से जुड़े निशान यानी स्कारिंग को 262 साइंटिफिक स्टडीज में 97% सहमति मिलती है और इस पर 182 पब्लिक आर्टिकल्स में चर्चा हुई है। ब्रेन में होने वाले इन्फेक्शंस को 271 साइंटिफिक स्टडीज से पूरी सहमति मिलती है और इस विषय को 153 पब्लिक आर्टिकल्स में जांचा गया है। मेटाबॉलिक गड़बड़ियां इस तस्वीर को पूरा करती हैं, जिसमें 176 साइंटिफिक स्टडीज में पूरी सहमति है और इसका जिक्र 29 पब्लिक आर्टिकल्स में मिलता है। इन सब बातों को मिलाकर देखें तो यह एक ठोस एविडेंस बेस्ड शुरुआती बिंदु देती है जो डायग्नोसिस को समझने में मदद कर सकती है बिना किसी दबाव के। एपिलेप्सी का डायग्नोसिस आमतौर पर कुछ की टूल्स के साथ मिलकर किया जाता है। ईईजी दिमाग की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रिकॉर्ड करता है ताकि उसमें असामान्य एबनॉर्मल पैटर्न्स पकड़े जा सकें। एमआरआई स्कैन में स्ट्रक्चरल कारणों को ढूंढा जाता है, जैसे स्कारिंग या लीजन्स। ब्लड टेस्ट सीजर्स के इन्फेक्शंस या मेटाबॉलिक कॉजेस को रूल आउट करने में मदद करते हैं और क्लिनिकल हिस्ट्री, पेशेंट और विटनेसेस से एपिसोड्स का एक डिटेल्ड अकाउंट, यह सब कुछ आपस में जोड़ती है। एपिलेप्सी को मैनेज करने की बात आती है तो कई अच्छी तरह स्थापित रास्ते हैं जिन पर डॉक्टर विचार कर सकते हैं और भले ही सही चुनाव हमेशा एक भरोसेमंद हेल्थ केयर प्रोवाइडर के साथ मिलकर व्यक्तिगत रूप से किया जाता है। यहाँ देखिए एविडेंस क्या दिखाता है। लेवेटिरासिटम को 419 में से 70 मजबूत साइंटिफिक स्टडीज का समर्थन मिला है और ये एक एंटी सीजर मेडिसिन है जिसे आमतौर पर सीजर के प्रकार और व्यक्तिगत जरूरतों के हिसाब से चुना जाता है। लैमोट्रिजिन को 189 में से 29 मजबूत साइंटिफिक स्टडीज का समर्थन मिला है और ये एक लॉन्ग टर्म एंटी सीजर मेडिसिन है जो कई तरह के सीजर पैटर्न्स के लिए इस्तेमाल होती है। वॉल्प्रोइड को 283 में से 35 मजबूत साइंटिफिक स्टडीज का सहारा मिलता है और यह चुनिंदा सीजर प्रकारों के लिए एक स्थापित विकल्प बना हुआ है जिसे स्पेशलिस्ट की सेफ्टी गाइडेंस के साथ चुना जाता है। कीटोजेनिक डाइट को 644 में से 52 मजबूत साइंटिफिक स्टडीज का समर्थन मिला है
और ये एक मेडिकली सुपरवाइज्ड हाई फैट अप्रोच है जो कुछ लोगों में सीजर्स को कम कर सकती है। एपिलेप्सी सर्जरी 521 में से 39 मजबूत साइंटिफिक स्टडीज पर आधारित है और ये फोकल सीजर्स के लिए एक स्पेशलिस्ट विकल्प है उन मामलों में जहां उपयुक्त मेडिसिन के बावजूद सीजर्स जारी रहते हैं। हर व्यक्ति के लिए आगे का रास्ता थोड़ा अलग दिखता है और सबसे अच्छा अगला कदम हमेशा एक क्लिनिशियन के साथ बातचीत करना है जो आपके साथ मिलकर इन विकल्पों को तौल सके। कुछ रोजमर्रा के फैक्टर्स सीजर का रिस्क बढ़ा सकते हैं। दवा मिस्ड होना, नींद की कमी, स्ट्रेस, फ्लैशिंग लाइट्स, शराब। ट्रिगर्स हर व्यक्ति में काफी अलग होते हैं। अपने खुद के पैटर्न्स को ट्रैक करना सबसे ज्यादा मदद करता है। मेडिकेशन के अलावा कुछ डेली हैबिट्स डे टू डे सीजर कंट्रोल में सच में फर्क ला सकती हैं। नींद का एक रेगुलर स्केड्यूल रखना जितना लोग सोचते हैं उससे ज्यादा मैटर करता है। कंसिस्टेंट समय पर सोना और उठना ब्रेन एक्टिविटी को स्टेबलाइज करने में मदद करता है, क्योंकि नींद की कमी सबसे कॉमन सीजर ट्रिगर्स में से एक है। योगा एक काल्मिंग प्रैक्टिस है जो स्ट्रेस रिलेटेड सीजर एक्टिविटी को कम करने से जुड़ी है। शायद फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस रिस्पॉन्स को कम करके जो सीजर्स को प्रोवोक कर सकता है। इसे एक 103 स्टडीज का सपोर्ट है जिनमें से 41 स्ट्रॉन्ग हैं। रेगुलर एक्सरसाइज बेहतर सीजर कंट्रोल से जुड़ी है। शायद ओवरऑल ब्रेन हेल्थ को बेहतर बनाकर और स्ट्रेस हार्मोन्स को कम करके एविडेंस में 25 स्टडीज शामिल हैं जिनमें 3 स्ट्रॉन्ग हैं। स्ट्रेस को डायरेक्टली मैनेज करना रिलैक्सेशन टेक्निक्स के जरिए या बस अपने दिन को पेस करके ब्रेक थ्रू सीजर्स को कम करने से जुड़ा है, क्योंकि स्ट्रेस कई लोगों के लिए एक वेल नोन ट्रिगर है। सोशली कनेक्टेड रहना मेंटल वेलबींग को सपोर्ट करता है, जो बदले में उस एंजाइटी और आइसोलेशन को कम करने में मदद कर सकता है जो अक्सर एपिलेप्सी के साथ आते हैं। इसे 74 स्टडीज का सपोर्ट है जिनमें से 4 स्ट्रॉन्ग हैं। और एक स्ट्रिक्ट मेडिकेशन रूटीन पर टिके रहना, हर दिन एक ही समय पर डोजेस लेना ब्लड में ड्रग लेवल्स के डेंजरस डिप्स को रोकता है जो वरना सीजर के लिए रास्ता खोल सकते हैं। आसान एविडेंस बैक्ड आदतें ये इलाज को सहारा देती हैं, उसकी जगह नहीं लेती। कुछ नए अप्रोचेस शुरुआती प्रॉमिस दिखा रहे हैं, हालांकि एविडेंस अभी भी डेवलप हो रहा है। विटामिन डी को सीजर कंट्रोल में एक पॉसिबल रोल के लिए स्टडी किया जा रहा है। अब तक 16 स्टडीज हैं जिनमें से 4 स्ट्रॉन्ग हैं। एविडेंस अभी बन रहा है। प्रोबायोटिक्स बढ़ते हुए गट ब्रेन रिसर्च का हिस्सा है जो सीजर फ्रीक्वेंसी पर इफेक्ट्स एक्सप्लोर कर रहे हैं। इसे 16 स्टडीज का सपोर्ट है जिनमें 3 स्ट्रॉन्ग हैं। मेडिटेशन शुरुआती सिग्नल्स दिखाता है कि ये स्ट्रेस रिलेटेड सीजर्स को कम करने में मदद कर सकता है। अब तक 10 स्टडीज हैं जिनमें 4 स्ट्रॉन्ग हैं। और कर्क्यूमिन एक एंटीऑक्सीडेंट कंपाउंड सीजर एक्टिविटी पर अपने इफेक्ट के लिए शुरुआती जांच में है। अब तक 30 स्टडीज हैं, हालांकि सिर्फ 2 स्ट्रॉन्ग हैं। शुरुआती दौर का कम एस्टैब्लिश्ड एविडेंस ये सहायक विचार है, प्रमाणित इलाज का विकल्प नहीं। आगे देखें तो होराइजन पर 2 डेवलपमेंट सामने आती हैं। रिस्पॉन्सिव न्यूरोस्टिम्युलेशन, ऐसे डिवाइस जो असामान्य एबनॉर्मल ब्रेन एक्टिविटी को पहचान कर रियल टाइम में तुरंत इलाज करते हैं। प्रिसिजन जेनेटिक थेरेपीज, ट्रीटमेंट्स जो किसी व्यक्ति की एपिलेप्सी के पीछे स्पेसिफिक जेनेटिक ड्राइवर्स के हिसाब से टेलर्ड होते हैं। दोनों सीजर केयर के लिए एक ज्यादा पर्सनलाइज्ड फ्यूचर की तरफ इशारा करते हैं। एपिलेप्सी के साथ बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग जुड़ी है। चलिए कुछ चीजें साफ करते हैं। माइथ, सीजर में किसी व्यक्ति को पकड़कर रोकना चाहिए। फैक्ट, इससे असल में इंजरी हो सकती है। इसके बजाय उनके आसपास की जगह क्लियर करें और उनके सिर को कुशन दें। मिथ, एपिलेप्सी का मतलब हमेशा ड्रामेटिक कन्वल्शंस होता है। फैक्ट, कई सीजर्स सटल होते हैं जैसे स्टेरिंग स्पेल्स या ब्रीफ कंफ्यूजन। मिथ, एपिलेप्सी वाले लोग नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकते। फैक्ट, ज्यादातर लोग ट्रीटमेंट के साथ अच्छे से मैनेज करते हैं और फुल एक्टिव लाइफ जीते। यहाँ का साइंटिफिक फाउंडेशन काफी सब्सटैंशियल है। लगभग 53,000 साइंटिफिक स्टडीज रिव्यू की गई, 20,500 से ज्यादा क्लिनिकल स्टडीज और 675 रैंडमाइज्ड कंट्रोल्ड ट्रायल्स जो मेडिकल एविडेंस का गोल्ड स्टैंडर्ड हैं। एपिलेप्सी पर रिसर्च 2010 से लगातार बढ़ी है, जो लगभग 1800 स्टडीज प्रति वर्ष से बढ़कर 2015 तक 5000 से ज्यादा स्टडीज के पीक तक पहुंच गई।
इस दौरान फोकस भी बदला है। शुरुआती सालों में ध्यान कीटोजेनिक डाइट और स्टैंडर्ड एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स पर था। फिर 2017 तक ध्यान कैनाबिडियोल और मेडिकल मैरिजुआना की तरफ गया और हाल ही में वेगस नर्व स्टिमुलेशन, ब्रीवारासीटम और सिनोबामाटी जैसी नई ड्रग्स की तरफ। 2026 के लिए दिखाई गई तेज गिरावट कोई असली डिक्लाइन नहीं है। उस साल का डेटा अभी कलेक्ट हो रहा है, तो ये सिर्फ एक पार्शियल ईयर है। रिसर्च एक्टिविटी में कोई कोलैप्स नहीं। क्लिनिकल एविडेंस अपनी जगह है, लेकिन फ्लायर BI प्रिज्म सोशल सिग्नल्स एक अलग ही तस्वीर दिखाते हैं कि लोग रोजमर्रा के एक्सपीरियंस में एपिलेप्सी को लेकर क्या बातें करते हैं। कुल 7,865 सिग्नल्स मिले, जिसमें पॉजिटिव, न्यूट्रल, नेगेटिव और मिक्स्ड कॉन्वर्सेशंस सभी शामिल हैं। कीटोजेनिक डाइट सबसे बड़ी पॉजिटिव कॉन्वर्सेशन है, जिसमें 711 सिग्नल्स हैं। अक्सर इसे रोज की रूटीन का हिस्सा बताया जाता है या ऐसी चीज जिससे लोगों को फायदा महसूस हुआ। कैनाबिडियोल 62 पॉजिटिव सिग्नल्स में नजर आता है, जहां लोग अक्सर फायदा महसूस करने या जनरल प्रेज की बात करते हैं। लेविटिरासिटम के 47 पॉजिटिव सिग्नल्स हैं। ज्यादातर लोग कहते हैं कि उनके लिए ये काम कर गया या अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। लामोट्रिजीन के 46 पॉजिटिव सिग्नल्स हैं, जहां लोग फायदा महसूस करने और जनरल प्रेज की बात शेयर करते हैं। बाकी एंटी सीजर मेडिसिन के 23 पॉजिटिव सिग्नल्स हैं, जो ज्यादातर इस बात पर कॉन्वर्सेशंस हैं कि इनसे फायदा हुआ या नहीं। वाल्प्रोएट के 22 पॉजिटिव सिग्नल्स हैं, यहाँ भी ज्यादातर लोग अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं। दूसरी तरफ 449 नेगेटिव सिग्नल्स कहते हैं कि ट्रीटमेंट उस व्यक्ति के लिए काम नहीं आया जो बात कर रहा है। 171 नेगेटिव सिग्नल्स धीमे बदलाव या अभी तक कोई बदलाव न होने की बात करते हैं। 96 नेगेटिव सिग्नल साइड इफेक्ट्स की बात उठाते हैं। 49 नेगेटिव सिग्नल सेफ्टी को लेकर चिंता जताते हैं। 23 नेगेटिव सिग्नल्स पॉसिबल इंटरेक्शंस का जिक्र करते हैं। ये फ्लायर BI प्रिज्म सोशल सिग्नल सेंटिमेंट है, ना कि सेफ्टी या इफेक्टिवनेस का सबूत। ट्रीटमेंट के फैसलों के लिए इंडिविजुअल क्लिनिकल गाइडेंस अब भी जरूरी है। एपिलेप्सी कॉम्प्लेक्स है, पर इसे समझना, इसके कॉजेज, इसके ट्रिगर्स और रियल एविडेंस से बैक ट्रीटमेंट्स कंट्रोल को वापस आपके हाथों में देता है। सही रास्ता ढूंढने के लिए हमेशा अपने डॉक्टर के साथ मिलकर काम करें।